हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। हम लोग स्टील के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। पहला सेशन हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा सेशन आज है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, इफ B is width of the plate and D is the diameter of rivet, then efficiency of a rivet joint having diamond riveting is given by। डायमंड रिवेटिंग क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी है। इसे मान लेते हैं ये दो मेंबर्स हैं लगाए जा रहे हैं। एक मेंबर ये है, एक मेंबर इसी पे ओवरलैप करा के बनाया जा रहा है। ऐसे तो दोनों ओवरलैप हैं, तो डायमंड रिवेटिंग का मतलब ऐसे बनेगा। ऐसे ऐसे में ये जो रिवेट लगे हुए हैं, इस रिवेट में ये पूछ रहा है, पहले तो बता रहा है कि विड्थ जो है बी है। ये विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक बी है, प्लेट की विड्थ बी, और डायमीटर जो रिवेट की है वो डी है। इनका डायमीटर जो है डी। एफिशिएंसी पूछा है। एक्चुअली एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बोल्ट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये होता है एफिशिएंसी, ईटा का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है। मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ एफिशिएंसी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट या बोल्ट है, इसमें भी तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बोल्ट होता है, मान लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट तीन टाइप की है। पहली कौन सी है? पहली होती है शेयरिंग में स्ट्रेंथ, दूसरी होती है बियरिंग में स्ट्रेंथ, और तीसरी होती है टेंशन में स्ट्रेंथ। ये टेंशन, बियर और शियर तीन टाइप की जो स्ट्रेंथ है रिवेट की, इनमें से मिनिमम जो होगा, इनमें से मिनिमम जो होगा, मिनिमम ऑफ दीज, इन तीनों में से जो कम वैल्यू होगी वही होगी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। और प्लेट की जो क्या होगी, प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो प्लेट की स्ट्रेस से उनकी एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे तो 2D मैंने बनाया, अगर इसको हम 3D बनाते हैं तो यही प्लेट ऐसी कुछ दिखेगी, ये प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, और ये आगे चल के इधर जुड़ी होगी इधर। तो इस प्लेट में एक थिकनेस टर्म भी आएगा, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है और ये बी है, और इधर तो लेंथ है। ऐसे होगी प्लेट। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में जो टेंशन रिवेट, टेंशन में जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम ही लगभग होती है, कमी होती है वो। और इनका जो फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का, वो होगा बी माइनस डी इंटू टी अपॉन, ये तो होगा एरिया, इंटू होगा एफ एस। ऐसे ही इसमें फार्मूला लगेगा, वो होगा बी होगी और डी होगी और एफ एस होगी। ये चीज़ फार्मूला, ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला नीचे वाला है, और ऊपर वाला जो है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला है। यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे टी होगा, सॉरी यहाँ पे टी टी होगा, ये तो ईटा आ जाएगा
बी माइनस डी अपॉन डी, ये होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से बी माइनस डी अपॉन डी जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर बी विड्थ है, डी डायमीटर है रिवेट का, तो एफिशिएंसी जो होगा बी माइनस डी अपॉन डी होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, द परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच इन अ रिवेटेड जॉइंट इन टेंशन इज। रिवेटेड जॉइंट में टेंशन में परमिसिबल लॉन्गिट्यूडनल पिच कितनी होगी? तो इसमें जो कोडल प्रोविजन कहती है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कोड कौन सी है। कोड है स्टील के लिए IS 800। मैंने कोड तमाम बताए थे, लगभग 18 कोड बुक के नाम बताए थे जो आप लोगों को याद होना चाहिए, और वो 18 कोड बुक मैंने दो सेशन में लॉन्च किए थे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो कोड बुक सेक्शन जरूरी है याद करना, क्योंकि उनसे बहुत कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे UPVTE हो, वो चाहे कोई टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो चाहे बीटेक इंजीनियरिंग एग्जाम हो, सब में डायरेक्टली कोड बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल ये कोड बुक IS 800 से ये फिक्स किया गया है गाइडलाइन कि टेंशन में लॉन्गिट्यूडनल पिच कितनी होगी, 16T या 200 mm, जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। ऐसे ही अगर कंप्रेशन में पूछा होता, तो ये तो टेंशन में पूछा है तो ये वाली वैल्यू होगी। अगर कंप्रेशन में पूछता तो ये वाली फार्मूला होता। कंप्रेशन में होगा 12 और 200 विच एवर इज मिनिमम, मतलब उनमें से जो कम होगा वो कंप्रेशन में होगा, और 16T वाला जो होगा ये टेंशन में होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, टेंशन में होगा। अगर इसके अलावा टैग रिवेट आ जाए, अगर टैग रिवेट आ जाए तो भी कितना होना चाहिए? टैग रिवेट में 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टैग रिवेट में भी 200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड जॉइंट किसमें पूछा है? बेयरिंग में। बेयरिंग का मतलब मैं बता देता हूँ, जब कॉन्टैक्ट प्रेशर से जो स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती है वो होती बेयरिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये रिवेट है, तो रिवेट में प्लेट भी ऐसे लगी होंगी, तो प्लेट में अगर इधर को फोर्स लगती है तो ये वाला पोर्शन जो होगा, इस वाले पोर्शन पे कॉन्टैक्ट से ये लोग घिसेंगे, चिपकेंगे, तो इस घिसाव में जो प्रतिरोध होगा ये कहीं ना कहीं बेयरिंग का ही प्रतिरोध होगा। बेयरिंग अगर कम हो गई तो बहुत जल्दी घिस जाएगा, इसीलिए बेयरिंग स्ट्रेंथ में कम होने का मतलब इस कॉन्टैक्ट वाले जगह पे घिसने लगता है। तो कॉन्टैक्ट वाले प्रेशर पे ही बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। कितनी होती है? ये वाली जो डायमीटर है, डायमीटर D और थिकनेस T मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस F, इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो बेयरिंग स्ट्रेंथ होगी। तो कितनी होगी? D इंटू T, ये तो एरिया हो गया, ये F किसका? B का। ये वाली वैल्यू होगी जो ये होगी स्ट्रेंथ इन बेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, DT इंटू FB। ऐसे ही तनन प्रतिबल यानी कि टेंशन में जो भी फार्मूला हमने ऊपर यूज किया था, तनन में ये फार्मूला हमने यूज किया था, ये प्रति पिच होता है PT इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू F1, ये होता है। शेयर में ऐसे ही, शेयर में करेंगे तो शेयर में होता क्या है देखिए बताता हूँ। मान लीजिए कि दो मेंबर जुड़े हुए हैं लैप जॉइंट से, एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है, ये लैप जॉइंट से जुड़े हैं और इनको जोड़े हुए हैं एक रिवेट से। तो होगा क्या, ये वाला मेंबर अगर इधर आने की कोशिश किया, ये वाला मेंबर इधर आने की कोशिश किया, मान लीजिए ये दोनों मेंबर आपस में दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको दोनों को एक साथ रोकेगा कौन? ये रिवेट रोकेगा, रिवेट या बोल्ट। तो यहाँ पे जो एक ऐसा लाइन बन रहा है जिसके एक तरफ
अपोजिट डायरेक्शन में लोड जा रहा है, दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उस लाइन पे कटने की कोशिश करेगा, मीन्स वहाँ पे कटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे कर्तन बल आता है, कर्तन प्रतिबल। तो वहाँ पे कर्तन का जो फोर्स होगा या फिर स्ट्रेंथ होगा कितनी होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो इसकी एरिया होगी वही तो रजिस्ट कर रही होगी, तो रजिस्टिंग एरिया हो गई पाई बाई 4d², ये तो डायमीटर होता ही है सर्कल का, इनटू एरिया इनटू स्ट्रेस, स्ट्रेस है Fs, ये वाली वैल्यू जो होगी ये होगी शेयर में, याद रखिए। अच्छा, एक तो केस होता है सिंगल चेयर, एक होता है डबल चेयर। डबल चेयर सिंगल चेयर का भी केस होता है, तो जहाँ पे डबल चेयर होगा यानी कि 2 चेयर वाले लाइन मिलेंगे तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, और जहाँ पे सिंगल चेयर ही दिख रहा है वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू, रिवेट वैल्यू ऑप्शन देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन टेंशन। अभी मैंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में या दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, अभी ग्राफ से देख लीजिए, इधर यही बताया था, ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शेयरिंग, बेयरिंग और टेंशन, इनमें से जो मिनिमम होगा वही स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट या स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू और स्ट्रेंथ एक ही चीज़ है, इसीलिए मिनिमम ऑफ AP, जो न्यूनतम होगा, जो मिनिमम होगा उसे बोलते हैं रिवेट वैल्यू। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, रिवेट वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एक ही जैसा है। द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज इक्वल टू, रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी अभी ऊपर मैंने बता ही दिया था, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, ये होगा परसेंटेज में निकल जाएगा कि एफिशिएंसी कितनी है रिवेटेड जॉइंट की। अगला क्वेश्चन, लग एंगल क्या होता है? ऑप्शन ए है, लग एंगल आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की लंबाई कम करने का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, आर अनइक्वल एंगल्स, असमान कोण वाले होते हैं। तीसरा, इंक्रीज शेयर लेग्स, शेयर लेग को बढ़ाते हैं। चौथा है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं। लग एंगल होता क्या है? लग एंगल तो मैं बाद बताऊंगा, पहले मैं बताता हूँ लेंथ ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या है। लेंथ ऑफ कनेक्शन और नंबर ऑफ बोल्ट या रिवेट में थोड़ा सा फर्क है। कहने का मतलब ये है कि जितना मेंबर का साइज होता है उस मेंबर के साइज के अकॉर्डिंग ही हम लेंथ ऑफ कनेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर साइज कम होगी तो कनेक्शन कम होगी, साइज ज़्यादा होगी तो कनेक्शन ज़्यादा होगी। ऐसे ही नंबर ऑफ बोल्ट्स नंबर ऑफ रिवेट पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बोल्ट्स और नंबर ऑफ रिवेट ज़्यादा कब लगाते हैं? नंबर ऑफ बोल्ट तब ज़्यादा लगाते हैं जब लोड ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो लोड ज़्यादा जाना जहाँ आने के चांसेस रहेंगे वहाँ पे लेंथ ऑफ कनेक्शन भी ज़्यादा देना पड़ेगा और नंबर ऑफ बोल्ट और रिवेट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लग एंगल का काम क्या होता है? अगर मान लीजिए मेंबर छोटा है लेकिन लोड ज़्यादा आ रहा है, जब मेंबर छोटा पड़ रहा हो और लोड ज़्यादा आ रहा हो तो वैसे केस में लेंथ ऑफ कनेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ कनेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी मजबूती होगी, और कनेक्शन और मेंबर हमारा छोटा है तो वहाँ पे कनेक्शन हम सही से बन नहीं पाती है। तो हम करते क्या हैं, एक अलग से एंगल उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, उसी एक्स्ट्रा एक को हम बोलते हैं लग एंगल। और वो लग एंगल जो मेन वाला एंगल है इसी से जोड़ देते हैं बोल्ट के थ्रू। जैसे मान लीजिए मेन वाला एंगल है, उसको हमने मान लिया मेन एंगल, इसी से एक और एंगल हम इधर जोड़ सकते हैं, ये एंगल जो होगी ये होगी लग एंगल। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सबको एक हम गसेट प्लेट से जोड़ देंगे, इनको गसेट प्लेट से जोड़ देंगे, इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, इनको ऐसे जोड़ दिया जाएगा, उन दोनों लग एंगल और मेन एंगल को भी आपस में जोड़ दिया जाएगा ऐसे। तो मजबूती ज़्यादा आ जाएगी, लेंथ ऑफ कनेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी।
लेंथ ऑफ कनेक्शन मतलब कहने का मेन वाले मेंबर पे लेंथ ऑफ कनेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक लग एंगल की वजह से मजबूती ज़्यादा आ गई है, क्योंकि लग एंगल मेन वाला एंगल से कनेक्ट है और मेन वाला एंगल वहाँ से कनेक्ट है गसेट प्लेट से। गसेट प्लेट मैंने बताया था कि बहुत सारे मेंबर्स को एक साथ जोड़ने के लिए जो प्लेट लगाया जाता है वो होता है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट याद रखिए आप लोग। ये इमेज दिख रहा है, इसमें कुछ बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, जैसे कि पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है। ये चार चीज़ें हैं, चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका बहुत ही महत्व है। देखिए पिच क्या होता है, मान लीजिए लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा होता है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा होता है उस डायरेक्शन में होता है पिच, और इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। होता क्या है ये, सेंटर टू सेंटर जो रिवेट या बोल्ट लगा होता है उनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस जो होता है वही होता है पिच, और वही होता है गेज। वही होता है पिच और वही होता है गेज। बस फर्क क्या है, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देख रहे हैं तो पिच होगा, फोर्स के डायरेक्शन में देख रहे हैं या फिर लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में देख रहे हैं तो पिच होगा। जबकि जो फोर्स की डायरेक्शन है, जैसे इसमें फोर्स इधर को दिख रही है, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम काउंट करें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो वो होगा गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स लाइन, और पिच क्या होगा, पैरेलल डिस्टेंस होगा फोर्स लाइन में। किसके किसके बीच में डिस्टेंस होता है, जो कंसेक्यूटिव रिवर्स लगे होते हैं या फिर एक दूसरे के पास पास जो रिवेट लगे होते हैं उन्हीं पास पास वाले रिवेट के सेंटर टू सेंटर बीच का जो डिस्टेंस होती है उनको बोलते हैं पिच और गेज। ये डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है। इसके अलावा दो बातें और ध्यान रखने वाली बातें, वो ये है कि एक लिखा है किनारा दूरी। किनारा दूरी का मतलब ये है इंड डिस्टेंस। इंड डिस्टेंस ये किनारा दूरी है। एक और होता है एज डिस्टेंस, उसका भी ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही जैसे यूज होते हैं, ई ही मान लिया जाता है हर तरफ ई। तो एक इधर जो होता है लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जो होता है उसे बोलते हैं एज डिस्टेंस। वैसे भी दोनों में ज़्यादा खास फर्क नहीं है, कैलकुलेशन में हम दोनों को एक मान के कर लेते हैं कैलकुलेशन। और लाइन ऑफ एक्शन या फिर फोर्स की डायरेक्शन में जो होगी वो होती है एंड डिस्टेंस। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ फिगर्स हैं जिसमें जॉइंट बताया गया है कि लैब जॉइंट बट जॉइंट क्या होता है, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। लैब जॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ी होंगी तो होंगी लैब जॉइंट, और बट जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी होती, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के सिरे से जुड़ी हुई हैं, बस हम एक कवर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यही एक कवर प्लेट, ये एक्चुअली मेन मेंबर नहीं है, ये कवर प्लेट है, इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। एक दूसरे के ऊपर ये वाले मेन मेंबर है, एक ये है मेंबर और दूसरी वाली ये मेंबर है। इन दोनों को उस कवर प्लेट और रिवेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो लैब जॉइंट सिंगल रिवेट में क्या होगा, एक सिंगल कवर लगा होगा। लैब जॉइंट डबल रिवेट में क्या होगा, डबल रिवेट लगा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, दिख रहा है। बट ऐसा बट जॉइंट में नहीं होता है। बट जॉइंट में ये देखा जाता है कि जॉइंट के लेफ्ट पे कितना है और राइट पे कितना है। जितना लेफ्ट पे होता है उतनी ही राइट पे होती है। तो लेफ्ट के या तो राइट देखते हैं या तो लेफ्ट देखते हैं। तो बट जॉइंट में देखा क्या, बट जॉइंट में यहाँ पे लेफ्ट में एक ही है इसलिए यहाँ पे सिंगल रिवेट है, जबकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट में दो दो हैं इसलिए सिंगल कवर डबल रिवेट। और सिंगल कवर क्यों बोला है, क्योंकि कवर प्लेट जो है एक ही तरफ दिख रही है। ऐसे ही इधर दोनों तरफ कवर प्लेट लगा दी गई है, तो दोनों तरफ कवर प्लेट में इधर सिंगल कवर सॉरी डबल कवर सिंगल रिवेट बट जॉइंट, यहाँ पे डबल कवर डबल रिवेट बट जॉइंट। बहुत ही आसान सा फिगर था, समझने लायक। अगला क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑप्शन द प्लानिंग ऑफ द स्ट्रक्चर,
calculation of straining actions at salient points, deciding the materials and proportions of the various members of the structure। मैं नाम दे क्या पूछ रहा है, डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर इज, संरचना का डिजाइन क्या होता है। वहां पे हम मटेरियल डिसाइड करते हैं, डिजाइन में मटेरियल डिसाइड करते हैं कि कितना मटेरियल यूज होगा, कितना कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डिसाइडिंग द मटेरियल एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, मिनिमम एलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD बार। माइल्ड स्टील और HYSD बार में कितना मिनिमम एलोंगेशन होता है। कहने का मतलब अगर फुल्ली उनको स्ट्रेस डाल दिया जाए तो कितना वो बढ़ सकते हैं सरिया अपनी लंबाई में। तो जो माइल्ड स्टील है वो 23% तक बढ़ जाती है और HYSD बार जो 415 है वो 14.5% तक बढ़ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 23 14.5 तो कई जगह लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहले लिखा है माइल्ड स्टील तो सबसे पहले उसमें माइल्ड स्टील वाली ढूंढेंगे, तो माइल्ड स्टील वाली इधर है 23% और HYSD 415 वाला जो है वो इधर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है तो हम ऐसे लिख के देख लेते हैं, HYSD जो होगा ये 23% एलोंगेट करेगा, मतलब अगर पूरा स्ट्रेस, सॉरी HYSD नहीं, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जो होगा, माइल्ड स्टील पूरा 23% बढ़ जाता है अपनी लंबाई में माइल्ड स्टील, और इसको हम क्या बोलते हैं Fe250 ग्रेड होता है। ऐसे ही Fe415 जो ग्रेड होता है वो 14.5% तक बढ़ता है और Fe500 जो होता है वो कितना बढ़ जाता है 12%। ये भी बात याद रखने वाली है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगला दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, संरचनात्मक इस्पात का घनत्व। जो इस्पात का घनत्व है यानी कि स्ट्रक्चरल स्टील का डेंसिटी है वो होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगला है रेखीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों का। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये स्लैश करके MPa लिखा है मेगा पास्कल, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी यूनिट है, इसका मतलब ये है कि न्यूटन पर mm² को मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, ये चीज़ है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है दृढ़ता मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है कंक्रीट की, सॉरी स्टील की 0.84 × 10⁵ से 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या फिर मेगा पास्कल होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, 0.84 × 10⁵ से लेके 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm² तक होता है। एक बार में अगर नहीं याद आ रहा है तो बार बार आप लेक्चर देखिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो कि क्विक रिवीजन के लिए आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 10 mm मोटी प्लेट को 12 mm मोटी प्लेट के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ बनाने के लिए रिवेट का नॉमिनल व्यास क्या दिया जाएगा। रिवेट का नॉमिनल व्यास क्या दिया जाएगा ये बता रहा है। तो यहाँ पे केवल 2 प्लेटें दी हुई हैं और उनको जोड़ना कैसे है, सिंपल सी बात है, 2 अलग अलग प्लेटें हैं तो वो अगर अलग अलग साइज है उनकी, मान लीजिए लैब में है, ऐसे मान लीजिए रिवेट से जोड़ना है, तो इस रिवेट में डायमीटर क्या रखें ये पूछा है। तो इस डायमीटर को पता करने के लिए एक अनविन ने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूला का नाम है डाया ऑफ रिवेट इक्वल टू D = 6.05 √T। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, प्लेटें तो 2 हैं, दोनों प्लेटों में अलग अलग डाया इधर दिया हुआ है, सॉरी वो विड्थ दिया हुआ है, दोनों की चौड़ाई अलग अलग है। अब हम T लें कौन सी, थिकनेस कौन सी लें, तो यहाँ पे थिकनेस जो हम लेते हैं हमेशा मिनिमम वाली लेते हैं,
मैं मिनिमम लिख लेता हूँ, मिनिमम वाली लेते हैं। d इक्वल टू 6.05 अंडर रूट 10। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो इससे अच्छा है एक बार हम ऑप्शन से देखते हैं। अंडर रूट 10 की वैल्यू 3 से तो ज़्यादा ही होगी, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी लेकिन 4 से कम होगी। अब अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो 18 हुआ, 3 को मल्टीप्लाई किए 6 से तो 18 हुआ, और 4 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 24 हुआ। इन्हीं के बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब देखते हैं क्या क्या आंसर में। ऑप्शन नंबर ए 18 mm, ऑप्शन नंबर बी 22 mm, ऑप्शन नंबर सी 24 mm, ऑप्शन नंबर सी 27 mm। फिर भी एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 4 जो हमने वैल्यू ली थी, 4 जो है 16 के करीब जा रहा है, यानी कि काफ़ी दूर पड़ रहा है, और 9 के करीब 10 पड़ रहा है, इसलिए 18 पॉइंट कुछ आएगा। 18 पॉइंट कुछ जो आएगा उसको हम लगभग 18 ही मान लेते हैं। तो डायमीटर जो है 18 mm होगा, 18 mm। ये जल्दी आंसर करने का तरीका है, वरना आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया आप कर लीजिए। पुराने जितने भी लेक्चर हैं आप रिवाइज करते रहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तभी आपको प्रॉफिट होगा।